मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे पता भी नहीं था ये बच्चा किसका है और किसने मेरे साथ ये जुल्म किया था। मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती थी। मैं उनको लेकर शहर चली आई और जब बच्चा पैदा हुआ और नर्स ने बच्चा मुझे दिखाया तो उस बच्चे को देखकर मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि वो बच्चा तो मेरे ही 15 दिन बाद ही मेरी शादी थी। मेरी माँ के साथ मेरे अब तक बाजार के कई चक्कर लग चुके थे। 1 महीने से मैं बाजार के चक्कर काट काट कर थक चुकी थी, लेकिन आज शायद मैं बहुत थकन से चूर हो चुकी थी या शायद धूप बहुत ज़्यादा तेज थी। मैं बाजार चली तो गई थी, लेकिन मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। गर्मी के मारे मेरा जी मिचलाने लगा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब तो मुझे चक्कर भी आने लगे थे। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ने लगी तो मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर चली गई। माँ को भी लगा शायद गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मेरे कुछ टेस्ट लिख कर दे दिए, लेकिन जब रिपोर्ट्स हाथ में आई तो मेरा सर बुरी तरह चकरा गया था। मुझे लगा ज़रूर डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है या फिर ये रिपोर्ट ही गलत है। यही हालत मेरी माँ की भी थी। वो हक्का बक्का आंखें फाड़े मुझे देख रही थीं और मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं अभी के अभी ज़मीन के अंदर धंस जाऊंगी। कुछ ना करके भी मैं मुजरिम साबित हो चुकी थी। मैं मुश्किल से बर्दाश्त करते हुए घर पहुंची थी। मेरी माँ भी चुप थी, एक शब्द भी उन्होंने मुझे नहीं बोला था। लेकिन घर आते ही मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, नंदिनी ये क्या कर दिया तूने? किसका पाप तू अपने पेट में पाल रही है? अब मैं माँ को क्या जवाब देती? मुझे तो खुद इस बात की जानकारी नहीं थी। मैं किस पर शक करती? मेरे घर पर तो मेरी माँ के अलावा कोई मर्द भी नहीं था। मैंने दोनों हाथों से अपना चकराता सर पकड़ा। डॉक्टर के अनुसार मैं पिछले 2 महीने से उम्मीद से थी। मेरे 3-4 तरह की रिपोर्ट्स कराई गई थी और सब रिपोर्ट्स में यही आया था और मैं इस बात को झूठा साबित नहीं कर सकती थी। लेकिन सोचने वाली बात ये थी, मेरे साथ ये सब किया किसने और कब किया? मुझे तो इस बात की खबर भी नहीं हुई थी। मेरी माँ मुझे कोसे जा रही थी, रोने लगी। मैंने कहा, माँ मुझसे कसम ले लें, मैं आपके सर की कसम खाती हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं तो जानती तक नहीं हूँ मेरे साथ हुआ क्या है, किसका पाप मेरे पेट में पल रहा है। लेकिन मेरी बात पर मेरी माँ क्यों विश्वास करती? कहने लगी, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। ये कोई छोटा काम नहीं है कि तुम्हारी बिना मर्जी के और तुम्हारी बिना जानकारी के हो गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। लेकिन मैं अपनी माँ को कसम दिला दिला कर थक चुकी थी, लेकिन मेरी माँ मेरा विश्वास नहीं कर रही थी। वो बिल्कुल चुप हो गई थी। दूसरे दिन मेरी माँ मुझे एक दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गई, जो कि उनकी जान पहचान की थी। और उस डॉक्टर को विश्वास में लेकर मेरी माँ कहने लगी कि मेरी बेटी का अबॉर्शन कर दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। लेकिन डॉक्टर कहने लगी, आपने देर कर दी, 2 महीने पूरे हो चुके हैं और मैंने नंदिनी का पूरा चेकअप कर लिया है। अगर बच्चा गिराया गया तो नंदिनी की जान को भी खतरा हो सकता है। अब इस बात का कोई हल न था और ऊपर से मेरी शादी के दिन भी करीब आते जा रहे थे। मेरा होने वाला पति तो ये राज जानकर मुझे बदनाम करके छोड़ देता। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती और मुझे बस यही एक हल नज़र आया था कि मेरी बदनामी होती, इससे पहले मैं खुद ही शादी से इनकार कर देती। शादी होने के बाद तो वैसे ही ये राज मेरे पति को पता चल जाना था और वो मुझे घर से धक्के देकर निकाल देता। इससे अच्छा था मैं शादी ही ना करती। मेरी माँ कहने लगी, हम इनकार का क्या जवाब देंगे? वो लोग हमसे वजह पूछेंगे। शादी में सिर्फ 15 दिन बचे हैं और इतनी जल्दी हम अचानक से यूं शादी करने से इनकार नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ठोस वजह मौजूद नहीं है। हम लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मसले का हल क्या निकाला जाए। मेरे साथ जिसने भी ये जुल्म किया था, फिलहाल वो मेरी नज़रों से छिपा हुआ था। मैं जग में अपनी बदनामी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने रात को ही अपना सामान बांधा और मैं दूसरे शहर चंडीगढ़ चली गई। ना तो वहाँ मुझे कोई जानता था, ना ही मेरी माँ को। हालांकि मेरी माँ ने मना किया था कि मैं अपना घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी माँ को मेरी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और मैं अपनी माँ को लेकर चंडीगढ़ चली आई। मैंने एक अच्छी सी कंपनी में जॉब कर ली। मैं पढ़ी लिखी भी अच्छी भली थी और पहले भी जॉब करती थी। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो लड़का भी मेरा ही कलीग था। उसने मुझे ऑफिस में देखा, मुझे पसंद किया और मुझे प्रपोज कर दिया था। मेरे घर में मेरी माँ के अलावा और कोई भी ना था। जब मैंने रोहित के बारे में अपनी माँ को बताया तो उन्हें भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ न था, क्योंकि रोहित के रिश्ते में कोई भी कमी नहीं थी। अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब से लगा हुआ लड़का था। घर में उसकी माँ और एक बहन थी।
अच्छे पढ़े लिखे घराने से संबंध रखता था, इसलिए मेरी माँ ने खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं रोहित को पसंद थी, तो फिर रिश्ते में कोई कमी नजर नहीं आई थी और इस तरह रोहित से मेरा रिश्ता तय हो गया था। मैं ये नहीं कहती मुझे रोहित से कोई दीवानगी की हद तक मोहब्बत थी, लेकिन वो अच्छा और काफ़ी सीरियस टाइप का लड़का था, काफ़ी शरीफ इंसान भी था, क्योंकि उसने मुझसे मोहब्बत के दावे करने के बजाय सीधा सीधा मुझे प्रपोज किया और दूसरे दिन ही अपना रिश्ता मेरी माँ के पास भेज दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ये सोचकर मैं पागल होने लगी थी कि ऐसा भी मेरे साथ क्या हुआ, किस आदमी ने मेरे साथ ये जुल्म किया था, किसने मेरे साथ ये पाप कर दिया और मुझे खबर तक ना हुई। ये मेरी ज़िंदगी का एक अजीबोगरीब हादसा था जिसने मेरी रातों की नींदें बर्बाद करके रख दी थीं। मैं अपनी गुजरी ज़िंदगी को सोच सोच कर पागल हो रही थी, लेकिन मेरे गुजरे अतीत में मुझे कुछ भी ऐसा याद ना आता था कि मैं शक करती। मैं और मेरी माँ रात के समय घर से निकले थे, इसलिए दूसरे दिन ही मेरे फ़ोन पर रोहित के नंबर से कॉल आई थी। शायद वो मुझे घर से गायब होने की वजह जानना चाहता था, लेकिन मैं उसे क्या बताती, इसके बारे में तो मुझे खुद भी पता न था। मैं जानती थी वो कभी भी इस तरह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैंने अपना नंबर ही चेंज कर लिया और पुरानी सिम मोबाइल से निकाल कर तोड़ कर फेंक दी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी हंसती खिलखिलाती जिंदगी में गम के बादल छा गए थे, जो छटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक बार मेरा मन हुआ कि मैं रोहित को सारी सच्चाई बता दूं, हो सकता है वो मेरी तकलीफ को समझे, लेकिन मैं फिर खामोश हो गई, क्योंकि मैं रोहित की आदत को अच्छी तरह जानती थी। एक बार उसने मुझे बातों बातों में कहा था, नंदिनी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बेवफाई हरगिज नहीं। मैं बेवफा ना थी, लेकिन ना जाने कैसे बदकिरदार हो चुकी थी। मेरी माँ भी मेरी इस गम की वजह से बीमार रहने लगी थी। यहाँ पर मैंने लोगों को यही कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति विदेश में रहता है। मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा चारा भी न था। मैं झूठ बोलती। सुनने और कहने में बहुत अजीब लगता है कि मैं नहीं जानती मैं किसका पाप अपने शरीर में पाल रही थी। दिन ब दिन मेरी तबीयत अब ख़राब रहने लगी थी। अब मुझे खुद से ही घिन आने लगी थी। मैं रोती रहती, कई कई घंटे भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती और उससे कहती, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सज़ा मुझे इस तरह मिल रही है। उधर मेरी माँ भी मुझे ढंग से बात नहीं करती थी। इससे पहले तो मेरी माँ मेरे बारी सदके रहती थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, उनके जीने का इकलौता सहारा थी। मेरे पापा जब मैं 5 साल की थी मुझे अनाथ छोड़कर चले गए थे। तब से मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी खातिर दूसरी शादी भी नहीं की थी। रंग रूप मैंने अपनी माँ का चुराया था। वही बड़ी बड़ी बादामी चमकदार आंखें, लंबे घने काले बाल जो कमर को छूते थे, दूधिया सफ़ेद रंगत। देखने वालों की नज़रें मेरे ऊपर से हटना भूल जाती थीं। कभी कभी तो मेरी माँ भी मेरी खूबसूरती से डर जाती थी। कहती, नंदिनी, जमाना बहुत ख़राब है, ऊपर से तेरी ये खूबसूरती, खुद को छुपा कर रखा कर। मैं माँ की बात को हंसकर टाल देती कि माँ, आपकी बेटी कोई कमज़ोर लड़की नहीं है। कोई भी आकर आपकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाल देगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी आंखें निकाल लूँगी। और आज मैं कैसे खून के आंसू रो रही थी। कोई मेरी इज्जत के साथ खेल गया था और मुझे पता भी नहीं था। ये कैसी कड़ी आजमाइश थी। जैसे तैसे समय गुजरता रहा और फिर वो समय भी आ गया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैं नहीं जानती मेरे बच्चे का बाप कौन है, मैं किसकी औलाद को जन्म देने वाली हूँ। ना तो ये मेरी मोहब्बत की निशानी था और ना ही मेरे साथ की गई मोहब्बत में धोखेबाजी। वो एक नाजायज़ औलाद थी और ये दर्द मैं ही जान सकती थी कि मैं ये कैसे बर्दाश्त कर रही थी। औरत कभी भी ऐसे बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती जिसे देखकर उसे घिन आए। मुझे भी उस बच्चे से घिन महसूस होती थी जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी थी। मैंने तो सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को पैदा होते ही अनाथ आश्रम में दे दूंगी, क्योंकि मुझे इस बच्चे से कोई भी लगाव नहीं था, बल्कि मुझे इस बच्चे से नफरत थी जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे मेरी माँ की नज़रों में ही गिरा दिया था, यहाँ तक कि मैं खुद से ही नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। 4 घंटे के दर्द को सहने के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और जब बच्चे की शक्ल देखी तो मेरे होश उड़ गए थे। बच्चे की गर्दन पर पड़ा वो पैदाइशी काला निशान मेरे सर पर आसमान गिरा गया था, क्योंकि उस बच्चे की शक्ल तो मेरे ही। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में ऑफिस की टीम के साथ नैनीताल गई थी। मैं आर्किटेक्चर के नक्शे बनाती थी, मेरा यही काम था। नैनीताल में भी मैं इसी सिलसिले में गई थी। वहाँ पर एक होटल का नक्शा बनाना था और हम सबके काम का मकसद एक ही था,
हमारी पूरी टीम के लिए हमारे बॉस ने एक होटल के कमरों को बुक कर रखा था। रोहित हमारे साथ नहीं गया था क्योंकि उन्हीं दिनों उसकी माँ बीमार थी। जिस दिन हम नैनीताल पहुंचे थे उस समय हर तरफ बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, इसलिए रास्ते अक्सर बंद हो जाते थे और कई कई दिनों हमें होटल में ही कैद होकर गुजारना पड़ते थे। उन दिनों की बात है जब बर्फबारी बहुत तेजी से हो रही थी और नैनीताल आने वाले लोगों की गाड़ियां बहुत खतरनाक हादसे का शिकार हो गई थीं। कई गाड़ियां रास्ते में बर्फ फिसलने की वजह से फंस गई थीं और लोग वहीं गाड़ियों में ही दबे ठंड की वजह से जान से हाथ धो बैठे थे। यह हादसा ऐसा था कि हर दिल को तड़पाकर रख गया था। होटल के मालिकों ने 3 गुना बढ़ोतरी कर दी थी। उन्हीं दिनों हम भी अपने होटल के कमरों में कैद होकर रह गए थे। सर्दी की इतनी तेजी थी कि हीटर भी काम नहीं कर रहे थे। मुझे याद आने लगा उन्हीं दिनों होटल पर ग्राहकों का रश बहुत बढ़ गया था। लोग होटल का किराया लाखों में देने को भी तैयार थे। बहुत से लोगों ने इंसानी हमदर्दी के नाते अपने ही कमरों में लोगों को ठहराना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल भी वहाँ खेला जा सकता है। एक रात मेरे कमरे का दरवाज़ा बड़ी जोर से धड़धड़ाया गया था। मैं सर्दी के मारे डबल रजाई में भी कांप रही थी। मुश्किल से ही मुझे नींद आ रही थी कि तभी दरवाजे की दस्तक ने मुझे नींद से उठाया था। मुश्किल से उठकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसी होटल का एक नौकर था। मुझसे कहने लगा, एक फैमिली समय बड़ी मुश्किल से इस होटल तक पहुंची है और उनकी बच्ची भी बहुत बीमार है। होटल का कोई भी कमरा खाली नहीं है। अगर आप एक रात के लिए उन्हें इस कमरे में ठहरा लें तो ये आपका उन बाप बेटी पर बड़ा एहसान होगा। मैं कुछ देर तो ये सोचती रही कि क्या करूं क्या न करूं, लेकिन मैंने इंसानी हमदर्दी के नाते अनुमति दे दी। कुछ ही देर में 30-32 साल का आदमी और एक 5 साल की बच्ची को गोद में लिए मेरे सामने खड़ा था। वो इस वक्त बेहद परेशान लग रहा था। कमरे में आते ही उसने अपनी बेटी को फौरन से बेड पर लिटाकर उस पर रजाई डाल दी। वो बच्ची बुरी तरह से कांप रही थी। वो आदमी खुद भी एक मोटी जैकेट पहने हुआ था। मुझे एहसान जताती नज़रों से देखने लगा। कहने लगा, मैं आपका एहसान किन शब्दों में अदा करूं? अगर आप मुझ पर एहसान न करती तो मेरी बच्ची को न जाने सर्दी के मारे क्या हो जाता। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर वो कहने लगा, आप बस मेरी बेटी का ख्याल रख लेना, मैं तो कहीं भी समय काट लूँगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने उसकी बेटी को कंबल से अच्छी तरह लपेट दिया था और मैं खुद भी अपने बेड पर आकर लेट गई। वो बच्ची नींद की बेहोशी में भी बुरी तरह से कांप रही थी। मैं उसके बराबर लेट गई और उस 5 साल की मासूम बच्ची को अपनी गोद में भर लिया। कुछ देर में ही उस बच्ची की कपकपाहट खत्म हो चुकी थी। अब वो बच्ची गहरी नींद में सो चुकी थी। रात भर बर्फबारी होती रही थी और सुबह भी यही सिलसिला जारी था। सर्दी की तेजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि नलों में पानी जमने लगा था। वो बच्ची जब जागी तो मुझे अपने पास देखकर कुछ घबरा गई थी। मुझसे कहने लगी, मुझे अपने पापा के पास जाना है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उसका बाप इस समय कहाँ था। मेरे पास तो उस आदमी का नंबर तक ना था। मैंने उसे बहुत समझाया कि आपके पापा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन वो रोने लगी। मैंने कमरे से बाहर निकलकर दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे उसका बाप कहीं नजर आ जाए, लेकिन राहदारी बिल्कुल खाली पड़ी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को चुप करवाया था। फिर एक नौकर से कहकर नाश्ता मंगवाया, लेकिन उसका बाप वापस नहीं आया था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उस बच्ची के बाप का कुछ पता न था। मैंने उस होटल के मैनेजर से बात की तो वो मैनेजर कहने लगा कि रात भर तो वो इसी होटल की लॉबी में रखे सोफे पर ही सो रहा था, लेकिन सुबह कहाँ गया हमें भी इस बात की जानकारी नहीं है। अब मैं परेशान हो गई थी कि इस बच्ची को कैसे बहलाऊं, क्या करूं, क्योंकि वो लगातार रोई जा रही थी। मुश्किल से ही मैंने उसे दोपहर का खाना खिलाया। फिर उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी कि मेरी मम्मी नहीं है, मुझे छोड़कर भगवान के पास जा चुकी हैं और मैं अपने पापा के साथ ही दिल्ली में रहती हूँ और मैंने ही अपने पापा से नैनीताल आने की जिद की थी। मेरे पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो मेरी कोई भी बात नहीं टालते, इसलिए मेरी जिद को देखते हुए पापा मुझे नैनीताल लेकर आए थे। लेकिन रास्ते में बर्फबारी के तूफान में हमारी गाड़ी फंस गई। मुश्किल से ही पापा मुझे गोद में लिए पैदल ही चल पड़े थे और सर्दी के मारे मैं बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ आपके पास थी। मैंने होटल के स्टाफ से कई बार उस लड़की के बाप के बारे में पूछा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानते थे। शाम के समय वो आदमी वापस लौटा था और मेरा गुस्से और परेशानी से बुरा हाल था।
वो अपने पापा को देखकर बच्ची खुशी के मारे चहक उठी थी और अपने बाप के साथ लग गई और रोने भी लगी। मैं उस आदमी पर बुरी तरह बरस पड़ी। मैंने कहा, आपके अंदर जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी बच्ची पूरे दिन से रो रो कर बेहाल हो चुकी है और आप हैं कि होटल से ही गायब थे। मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी नज़रें झुका लीं। कहने लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे मालूम हुआ कि रात की बर्फबारी के तूफान से बहुत सी गाड़ियाँ बर्फ़ के नीचे ढक चुकी थीं और रेस्क्यू टीम की तरफ से लोगों को मदद के लिए भेजा जा रहा था, इसलिए मैं भी वहाँ चला गया। बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन बहुत से लोगों की जान हमारी मदद से बच भी गई है। बस मुझे वहाँ पर इतना टाइम लग गया। ये सुनकर मेरा गुस्सा जाता रहा था। वो आदमी एक अच्छे काम पर ही गया था, लोगों की जान बचाने का काम कर रहा था। मैं उस पर इतना गुस्सा कर बैठी। वो मुझसे कहने लगा, आज रात भी ऐसे ही तूफान की भविष्यवाणी की गई है, कल शाम तक शायद कोई हल निकल आए। जैसे ही रास्ते साफ होते हैं मैं फ़ौरन से वापस चला जाऊंगा। आपने मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है। वो सफाई देने लगा। फिर मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, आपने जो भी किया लोगों को बचाने के लिए ही किया है, और ऐसे मुश्किल समय में ही एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा ऐसी इंसानियत का। मेरी बात पर वो काफ़ी रिलैक्स हो गया था। रात तक वो मेरे ही कमरे में रहा, मुझे मेरे बारे में पूछता रहा और अपने बारे में भी बताता रहा। समय भी तो किसी तरह गुजारना था। कहने लगा, मेरी लव मैरिज हुई थी और मेरी बेटी की पैदाइश के बाद ही मेरी पत्नी बीमार रहने लगी थी। मेरी बेटी अभी सिर्फ 2 साल की थी कि जब मेरी पत्नी मुझे और मेरी बच्ची को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन उसके बाद मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल न कर सका, क्योंकि मुझे ये डर था कि दूसरी औरत मेरी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार करेगी। शाम होते ही वो आदमी फिर से कमरे से बाहर चला गया था। उधर फ़ोन के सिग्नल भी बंद जा रहे थे। मैंने अपने फ़ोन को एक नज़र देखा तो कुछ मैसेज आए हुए थे। उधर रोहित मेरी खैरियत पूछ रहा था और मेरी वजह से परेशान था, क्योंकि नैनीताल के हालात के बारे में उसे भी पता चल चुका था। मेरी माँ भी बेहद परेशान थी, लेकिन फ़ोन के सिग्नल बहुत कम आ रहे थे। हम एक दूसरे से बात बहुत कम कर पा रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपनी माँ की थी, जो मेरी वजह से बहुत परेशान थी। मेरी माँ इस वक्त घर पर अकेली थी और वो मेरी वजह से किस तकलीफ़ से गुजर रही होंगी, इस बात का मैं अंदाज़ा लगा सकती थी। वो बच्ची कब की सो चुकी थी। मैंने खिड़की से पर्दा हटाया कि शायद फ़ोन के सिग्नल कुछ आ जाएं तो मैं अपनी माँ को अपनी खैरियत बता सकूं। इस वक्त तो हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन फ़ोन के सिग्नल ना होने के बराबर थे। मैंने सामने देखा तो कुछ फासले पर लोग अपने अपने मोबाइल पर बात कर रहे थे। मैंने सोचा हो सकता है वहाँ पर सिग्नल आ रहे हों। मैं भी वहाँ जाकर अपनी माँ से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और अपनी खैरियत की खबर सुना देती हूँ। कम से कम मेरी माँ रात को चैन से सो तो पाएंगी, क्योंकि वो मेरी वजह से बेहद परेशान थीं और परेशानी और टेंशन की वजह से उनका बीपी शूट कर जाता था। वो तो मुझे भी यहाँ भेजना नहीं चाहती थीं, लेकिन मैं अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती थी। जब बॉस ने ये काम सौंपा था तो करना तो ज़रूरी था। मैं कुछ दिन के लिए ही आई थी, लेकिन बर्फबारी की वजह से फंस चुकी थी। मैंने अपनी गर्म शॉल उठाई, खुद पर ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। होटल में सन्नाटा छाया हुआ था। सर्दी की वजह से सब अपने अपने कमरों में दुबके पड़े थे। मैंने होटल की लॉबी पर बिस्तर बिछे देखे थे। बहुत से लोग मजबूरन वहाँ सोने के लिए मजबूर थे। उस बच्ची का बाप भी कोने में लेटा हुआ था। मैंने बस एक ही नज़र उस पर डाली थी और वहाँ से निकल गई। मुझे बस अपनी माँ को तसल्ली देनी थी। इस वक्त हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। मैं चंडीगढ़ से यहाँ आई थी और चंडीगढ़ में सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं इतनी ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करने की आदी नहीं थी। मुझे मोटे कपड़ों में भी सर्दी लग रही थी। बाहर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, लेकिन सिग्नल अब भी कम थे। सामने लगभग 1 मील की दूरी पर कुछ लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे। मैंने भी उसी तरफ जाने लगी। बार बार अपना मोबाइल भी देख रही थी कि जहां सिग्नल पूरे आते हैं वहीं अपनी माँ से बात कर लूं और वापस लौट जाऊं। मैं मुश्किल से ही बर्फ़ पर चल पा रही थी। आधे घंटे बाद मैं वहां पहुंच गई थी जहां कुछ सिग्नल आ रहे थे। मैंने अपनी माँ का नंबर मिलाया। उस वक्त मैं सर्दी के मारे बुरी तरह काँप रही थी। मेरी माँ ने फ़ोन उठाया। वो मेरे लिए बहुत परेशान थीं। कहने लगी, वहाँ की खबरें सुन सुनकर मेरा दिल दहल रहा था और सिग्नल न होने की वजह से तुमसे बात भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं बेहद परेशान थी। मैं अपनी माँ से बात कर रही थी कि बर्फ़बारी और भी तेज़ होना शुरू हो गई थी। एकदम ही ऐसा लगा कि बर्फ़ के गोले सर पर गिरने लगे हों। मैंने अपनी माँ से कहा, चलो माँ ठीक है, मैं वापस अपने कमरे पर जा रही हूँ क्योंकि बर्फ़बारी बढ़ने लगी है।
मैं जल्दी से फ़ोन बंद किया और कोट की जेब में डाला और तेज तेज कदम उठाती होटल की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन इस बर्फबारी की वजह से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। बर्फबारी की वजह से अब मुझे चलना भी दूभर हो रहा था। जब बर्फ मेरे चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता कि जैसे मेरा चेहरा सुन्न हो गया है। मेरे हाथ पैर भी सुन्न हो चुके थे। अब तो मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। मैं जल्द से जल्द अपने कमरे तक पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन एक जगह जाकर बर्फ में मेरे पैर धंस गए थे। मैं अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पैर नहीं निकल रहे थे और फिर मैं वहीं बर्फ पर औंधे मुंह गिर गई और बर्फ की तेजी भी बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे मैं बर्फ में धंसने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि ऊपर आसमान से गिरती बर्फ हर चीज को अपनी आगोश में समेट लेगी। सर्दी के मारे अब तो मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। मैं खुद को उस बर्फ से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ पैरों में जान ही ना हो। अब मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम थी। मुझे लगा अब मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगी। जितने भी लोग आसपास खड़े थे और फोन पर बात कर रहे थे, बर्फबारी तेज होते ही सबने अपने अपने ठिकानों पर जाना शुरू कर दिया था। अब आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ मैं ही वहां पर अकेली बर्फ में फंसी हुई थी। मुझे लगा मेरी जिंदगी बस इतनी ही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी सांसें मुझे डूबती हुई महसूस हो रही थीं। कुछ देर बाद ही मैं होश खो बैठी थी और जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। मेरे पूरे शरीर में दर्द भी हो रहा था। दर्द के मारे मैं करा रही थी। मैंने मुश्किल से ही आंखें खोली तो मैं अपने होटल के कमरे में ही थी। वो बच्ची मेरे पास ही बैठी मेरे हाथों को सहला रही थी। सामने सोफे पर उसका बाप नज़र झुकाए बैठा हुआ था। मुझे तो लगा था कि मैं मर चुकी होंगी। मुझे किसने बचाया था और मैं यहाँ कैसे पहुँची? मैंने उठने की कोशिश की तो वो बच्ची अपने पापा को पुकारने लगी। कहने लगी, पापा, आंटी को होश आ गया है। वो आदमी सुनकर एकदम से चौंका था। शायद किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर उठकर मेरे पास आया, मुझसे मेरी खैरियत पूछने लगा। कहने लगा कि मैं आपको बाहर जाते हुए देख रहा था। मुझे लगा शायद आपको कोई काम होगा, इसलिए आप बाहर जा रही हैं। लेकिन काफ़ी देर हो गई थी और जब आप वापस नहीं आई तो मुझे चिंता होने लगी थी। साथ ही साथ बर्फबारी भी बढ़ने लगी थी, इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए बाहर निकल खड़ा हुआ और थोड़ी ही दूर जाने पर आप मुझे बर्फ पर बेहोश नजर आई थीं, तो मैं आपको उठाकर कमरे में ले आया। उसके बाद वो खामोश हो गया। मैं उसकी शुक्रगुजार थी कि उसने मेरी ज़िंदगी बचा ली, लेकिन ये मालूम न था कि उस दौरान वो मेरे साथ क्या कर चुका था। मुझे 24 घंटे बाद होश आया था। मैं हॉस्पिटल में बैठी उस बच्चे को देख रही थी। उस बच्चे के नए नक्श बिल्कुल उस बच्ची और उस बच्ची के बाप जैसे थे, और सबसे बड़ी निशानी उस बच्चे की गर्दन पर वो बड़ा सा काला निशान जो उस बच्ची की गर्दन पर भी था और उसके बाप की गर्दन पर भी था, और वैसा ही निशान इस बच्चे की गर्दन पर भी था। ये उसी का बेटा था। उस रात उसी ने मेरे साथ ये पाप किया था जब मैं बेहोश हुई थी, लेकिन मैं बेखबर थी। अगले ही दिन शाम तक रास्तों को काफ़ी हद तक खोल दिया गया था। वो आदमी मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि वो मेरे साथ रात को पाप कर चुका था। बार बार यही कह रहा था कि मेरी गलती को माफ़ कर देना। मैं मजबूर था। मैं उसकी बात को उस समय समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगा शायद वो मेरी जान बचाने के लिए मुझे बर्फ़ से उठाकर कमरे तक लाया था, इसीलिए ये बात कह रहा था। वो अपनी बेटी को लेकर वापस जा चुका था। मैं भी कुछ दिन बाद वापस लौट आई थी, क्योंकि जिस कदर बर्फबारी नैनीताल में हो रही थी, सारे काम रोक दिए गए थे। फिर रोहित के घर वालों ने भी शादी की जल्दी मचा दी थी। 2 महीने कैसे गुजरे मैं समझ ही नहीं पाई, और अब इस बच्चे को देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया था। मैं इस बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कैसा जालिम आदमी था। मैंने उसे पनाह दी, उसकी बच्ची को संभाला, और उसने मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। इससे तो अच्छा था मुझे मर जाने देता, क्योंकि जो ज़िंदगी उसने मुझे दी थी मेरे लिए मौत से भी बुरी थी। घर वापस आकर मैंने अपनी माँ को सारी हकीकत बता दी। मैं नहीं जानती वो आदमी कौन था, कहाँ रहता था, यहाँ तक कि मुझे तो उसका नाम भी पता नहीं था कि जिसके बच्चे की मैं माँ बन चुकी थी। मैंने अब अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। अभी मेरा बच्चा कुछ ही महीने का था कि मैंने उसे अपनी माँ के हवाले कर दिया और ख़ुद जॉब करने लगी। मैं उसे अनाथ आश्रम में नहीं डाल सकी। कुछ भी कहो, 9 महीने तक मैंने उसे अपने पेट में पाला था और मौत को छूकर उस बच्चे को जन्म दिया था। वो मेरा भी खून था। मैं उसे खुद से जुदा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे अपना लिया। लेकिन घर भी चलाना ज़रूरी था, इसलिए उसे अपने माँ के हवाले कर दिया और ख़ुद जॉब करने निकल खड़ी हुई। लेकिन पता नहीं था किस्मत एक बार मुझे फिर उस आदमी के सामने लाकर खड़ा कर देगी। एक बार घर आई तो सामने उसी आदमी को अपनी माँ के साथ बैठे देखा तो मैं दंग रह गई थी।
उसकी बेटी भी उसके साथ थी। खुद भी कुछ बिखरी सी हालत में था, शेप भी बड़ी हुई थी। मुझे देखकर खड़ा हो गया, अब भी किसी मुजरिम की तरह नजरें झुकाए हुए था। मैंने उसे नफरत से देखा था, लेकिन इससे पहले उसे कुछ कहती उसकी बेटी मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई। कहने लगी, आंटी मैंने आपको बहुत मिस किया था। मैंने और पापा ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप न जाने कहाँ खो गई थीं। मैंने उस बच्ची को कोई जवाब नहीं दिया। मेरी माँ मेरे पास आई, कहने लगी कि इस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कब से ये हमारी तलाश में भटक रहा था और अब जाकर हमें तलाश कर पाया है। तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता है और तुमसे शादी भी करना चाहता है। मैंने ये सुनकर एक नफरत भरी नज़र उस पर डाली थी। वो नज़रें झुकाए किसी मुजरिम की तरह मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हें अब एहसास हुआ है अपनी गलती का। मुझे तुमसे कोई संबंध नहीं बनाना। उठाओ अपना बच्चा और निकल जाओ मेरे घर से। ये कहकर मैं नम आंखों से अपने कमरे में चली गई। मेरे अंदर के सारे बर्दाश्त दम तोड़ चुके थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। रोहित मुझे बेवफा समझ रहा होगा, जिसे मैंने उस इंसान की वजह से शादी से कुछ दिन पहले ही बिना बताए घर छोड़ दिया था। उसकी नज़रों में मैं बेवफा हो चुकी थी। वो आदमी मेरे कमरे में आ गया, मुझसे कहने लगा, नंदिनी एक बार मेरी बात सुन लें। अगर आपको ये लगे कि मैं गलत था तो बेशक जो चाहे मुझे सज़ा देना, मैं उफ तक नहीं करूँगा। आंखें उसकी भी नम थीं। वो मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने अपने आंसू साफ किए। उसके सामने मैं कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती थी। वो कहने लगा, जिस रात मैं तुम्हें बेहोशी की हालत में कमरे में लाया था, तुम्हारा शरीर ठंड की वजह से एकदम नीला पड़ चुका था। तुम्हारी ज़िंदगी बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता था, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठती और मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचाकर, और मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी बचाने वाले को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैं हर हाल में तुम्हें बचाना चाहता था। अगर मेरे पास तुम्हारी जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं ये गुनाह कभी न करता। पहले मैंने तुम्हारे शरीर को गर्मी देने की हर मुमकिन कोशिश की थी। तुम्हारे हाथों को सहलाया, तुम्हारे पैरों के तलवों को सहलाया, लेकिन तुम्हारे शरीर में गर्मी पैदा नहीं हो रही थी और मेरे पास लास्ट ऑप्शन अपने शरीर की गर्मी देना ही बचा था। मेरा विश्वास करो नंदिनी, जब मैंने तुम्हारे शरीर से कपड़े अलग किए थे उस समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मेरे मन में कोई भी गलत विचार नहीं थे। मैं बस तुम्हें अपने शरीर की गर्मी देकर तुम्हारी जान बचाना चाहता था। लेकिन पता नहीं वो कौन से कमज़ोर पल थे कि तुम्हें अपने शरीर की गर्मी देते देते मैं बहक गया था और वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। सुबह मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी थी और मैं हिम्मत करने के बावजूद भी तुमसे कुछ कह नहीं पाया। तुम्हें बिना बताए चला गया, लेकिन इस एहसास जुर्म ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। तुम्हें बहुत ढूंढा, होटल से तुम्हारे ऑफिस का पता निकलवाया और तुम्हारे ऑफिस से तुम्हारे घर का एड्रेस निकलवाया। तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन वहाँ मालूम हुआ कि तुम्हारी शादी होने वाली है। मैंने सोचा तुम शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगी। मैं तुम्हें ये सच्चाई बताकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वापस चला गया। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें अपने दोस्त के ऑफिस में देखा था। मालूम हुआ तुम्हारा एक बेटा भी है और तुम्हारा पति विदेश में होता है। ये सोचकर दिल को सुकून हुआ था कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो। तुम्हारा एक प्यारा सा बेटा है और तुम्हारा पति भी है। लेकिन फिर भी मैं अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। लेकिन तुम्हारी माँ से सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। मुझे माफ़ कर दो और मुझसे शादी कर लो। मैं बाकी की सारी ज़िंदगी अपने जुर्म की भरपाई करता रहूँगा, लेकिन मुझे इस जुर्म के एहसास से छुटकारा दिला दो नंदिनी, जो मजबूरन मुझे करना पड़ा था। वो रो रहा था, हाथ जोड़े मेरे सामने हिचकियों से रो रहा था, और मैं हाँ न करती तो फिर क्या करती। मैंने उसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और उसे माफ़ कर दिया। बहुत ही सादगी से हम दोनों की शादी हो गई और मैं उसकी दुल्हन बनकर उसके घर चली गई। शादी के बाद उसने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं अपने सारे गम और तकलीफ भूल गई थी। मेरा एक प्यारा सा परिवार है जिसमें एक प्यारी सी बेटी और एक प्यारा सा बेटा है और चाहने वाला पति है। भला मुझे और क्या चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर दिया करें दोस्तों, जिससे कि हमें पता चले आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक अगली नई कहानी के साथ।